हेलो स्टूडेंट्स, आइए हिस्ट्री पढ़ना आसान बनाएं। हिस्ट्री क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर वाइज एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार सीबीएसई का जो सिलेबस है, एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अनुसार आसानी से कैसे चैप्टर को समझा जा सकता है, इसका यहाँ मेरा प्रयास है। कैसे हर एक पैराग्राफ वाइज हर पैराग्राफ को समझते हुए हर पैराग्राफ से किस किस टाइप का क्वेश्चन बनता है और उसका मॉडल आंसर क्या हो सकता है, ये देखने का प्रयास करें। हिस्ट्री क्लास 12 थीम 2 किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स। इट इज एन अर्ली हिस्ट्री ऑफ states and economies between c 600 BC to 600 C. Let us see what are there in this. इस पीरियड के दौरान जो एक लंबा समय था, लगभग 1500 वर्षों का, इस दौरान बहुत सारे डेवलपमेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हो रहे थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन के पतन के बाद एक लंबा दौर परिवर्तन का रहा। इस पीरियड में ऋग्वेद की रचना हुई। जो लोग इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास रहते थे, उन लोगों ने ऋग्वेद और अन्य वेदों की रचनाएं की। एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स एमर्ज हुआ इस भारतीय उपमहाद्वीप में। दक्षिण भारत में भी इस समय सेटलमेंट्स एमर्ज किए। इन सब के अलावा जो पास्चरलिस्ट पॉपुलेशन है, जो चरवाहे जनसंख्या है, वो भी फर्दर साउथ में देखने को मिलते हैं। इन चीज़ों का डेवलपमेंट हो रहा था इस पीरियड में। नए मोड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेट्स, जिसको हम लोग मेगालिथ्स के रूप में जानते हैं, आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा, वहाँ डेड बॉडीज़ का डिस्पोजल का मोड अलग था। यहाँ इस पीरियड में जो भी डेड बॉडीज़ को लोग ग्रेविंग करते थे, उसके आसपास बड़े बड़े स्टोन बोल्डर्स खड़ा करते थे उसकी पहचान के लिए, और इसे ही मेगालिथ्स कहा गया। तो ये हो रहा था। बहुत सारे केसेस में जो डेड बॉडीज मिले हैं, उनमें रिच टूल्स एंड वेपन्स, जिसमें आयरन के टूल्स भी हैं, तो ये देखने को मिलता है। इससे पहले आप याद कर रहे होंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन कहीं भी नहीं मिला था। तो क्लियरली ये एक दूसरा ही पीरियड का, दूसरी ही सभ्यता की बात हम लोग कर रहे हैं। इसी दौरान अर्ली स्टेट्स एमर्ज करते हैं, एम्पायर बनता है बड़ा बड़ा, और बहुत सारे किंगडम्स उभरते हैं इस सब कॉन्टिनेंट में। इन सब के साथ साथ और भी दूसरे परिवर्तन भी इस सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है, जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, उसका ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स, इन सारी चीज़ों को भी हम देखते हैं। इतिहासकार ने इन सारे परिवर्तनों को देखने का कोशिश किया, अंडरस्टैंड करने का कोशिश किया कि ये डेवलपमेंट कैसे हुए। इन सब को समझने के लिए जो हमारे पास सोर्स हैं, वो मेनली इंस्क्रिप्शंस, टेक्स्ट, कॉइन्स, विजुअल मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें हैं, और इसके आधार पर ही हम इस पीरियड का इतिहास देखेंगे, जानेंगे। पहला सवाल जो इस चैप्टर से बनता है, व्हाट इज एपिग्राफी? एपिग्राफी क्या है?
साधारण सा आंसर है द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड एपिग्राफी। अभिलेखों को पढ़ा जाना या उन्हें समझने का कोशिश करना एपिग्राफी कहलाता है। दूसरा सवाल जो इसी चैप्टर को आगे बढ़ने से मिलता है, हु वाज जेम्स प्रिंसेप एंड व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन इन द इंडियन एपिग्राफी। Of course, James Prinsep was an officer in the Mint of East India Company. ईस्ट इंडिया कंपनी के वो ऑफिसर थे और उन्हें ही ये क्रेडिट जाता है कि जो अशोकन इंस्क्रिप्शन था, जो ब्राह्मी और खरोष्टी दो लिपियों में लिखा था, उसे पढ़ने का श्रेय, उसे डेसिफर करने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को ही जाता है। He was an officer in the Mint of ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की टकसाल में ये एक ऑफिसर के रूप में अपॉइंट हुए थे और इन्होंने ही अशोकन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रियदर्शी। प्रियदर्शी का क्या मतलब है? बुक में स्पष्ट लिखा हुआ है, प्रियदर्शी मीनिंग प्लेजेंट टू बी होल्ड which refers to the king as Ashoka। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन के रूप में हम इसको क्विक रिवीजन के रूप में वीडियो को देख सकते हैं और इस चैप्टर को समझने का कोशिश कर सकते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो के अनुसार चैप्टर को समझ लिया तो शायद ही कोई क्वेश्चन हो जो आप नहीं कर पाए, लेकिन बहुत सिलसिलेवार ढंग से सीरियसली इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, समझें। आइए सेकंड जो पार्ट है जिसका आप बुक में देखेंगे, द अर्लीस्ट स्टेट, और उसका 2.1 द 16th महाजनपदास। अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे इस चैप्टर में। ये जो सेकंड पॉइंट है उससे जो क्वेश्चन बना वो इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। Why the 16th century BC is often regarded as a major turning point in early Indian history। भारत के प्रारंभिक इतिहास में छठी सदी ईस्वी पूर्व को क्यों एक टर्निंग पॉइंट, क्यों एक मील का पत्थर कहा जाता है, आइए देखने का कोशिश करते हैं। 6th सेंचुरी बीसी को इंडियन हिस्ट्री में एक मेजर टर्निंग पॉइंट कहा जाता है क्योंकि ये जो एरा है, ये जो पीरियड है, इस पीरियड में बहुत सारे स्टेट्स, बहुत सारी सिटीज डेवलप हो रही थी, आयरन का यूज बढ़ रहा था, कॉइनेज का भी डेवलपमेंट देखने को मिलता है इस पीरियड में। आगे का पॉइंट, इस समय में हम ये भी देखते हैं कि इस समय बहुत सारे डाइवर्स थॉट, डाइवर्स रिलीजन्स डेवलप हुए इस सब कॉन्टिनेंट में, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म। 16th महाजनपदास के बारे में जो हमारी जानकारी है वो इन बुद्धिस्ट और जैनिस्ट टेक्स्ट पे ही आधारित है। लिस्ट बहुत है, बहुत सारे स्टेट जो महाजनपदास बने उनकी लंबी लिस्ट है, 16 महाजनपद हैं। यहाँ कुछ को लिस्ट किया गया है, जैसे वज्जी, मगध, कोसल, कुरु, पांचाल, गांधार एंड अवंती। इन सब की चर्चा ये जो बुद्धिस्ट और जैनिस्ट टेक्स्ट हैं उनमें फ्रीक्वेंटली किया गया है। ये सब शायद से जो 16 महाजनपद हैं उनमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट महाजनपद रहे होंगे, इसीलिए इनकी चर्चा यहाँ आई है। तो उन चीज़ों को समझने, इन सारे परिवर्तन की वजह से जो 6th सेंचुरी बीसी है उसे एक मेजर टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पोर्शन से जो क्वेश्चन बनता है, व्हाट वेर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस महाजनपदास। इन महाजनपदों की मुख्य विशेषताएं क्या थी? क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन में
ये इम्पॉर्टेंट है। कहता है कि बहुत सारे जो महाजनपद थे वहाँ राजतंत्री शासन व्यवस्था थी, लेकिन कुछ ऐसे भी गणतंत्र थे, गणराज्य संघ थे, जिनके बारे में चर्चा है, जो एक तरीके से ओलिगार्कीज थे, अल्पतंत्र थे, जहाँ कलेक्टिव रूप से कुछ पुरुष शासन किया करते थे और उन्हें कलेक्टिव रूप से राजास कहा जाता था। दोनों ही वर्धमान महावीर और महात्मा बुद्ध ने जो उस समय हुए, इन्हीं गण संघ या इन्हीं गणराज्यों से थे। फॉर एग्जाम्पल वज्जी संघ, वज्जी संघ में अगर हम देखें तो वहाँ के जो राजाज हैं वो कलेक्टिवली रिसोर्सेस को कंट्रोल करते थे और रिसोर्सेस को से लैंड टैक्स इत्यादि कलेक्ट किया करते थे। उनके हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर पाना एक बहुत कठिन काम है, फिर भी जो लैक ऑफ रिसोर्सेस है इसकी वजह से ये कठिन है, फिर भी हम जो कुछ भी रिसोर्सेस हैं उनसे उनके इतिहास को जानेंगे। हर एक महाजनपद का एक कैपिटल सिटी हुआ करता था, जो अक्सर फोर्टिफाइड होता था, राजधानी और किलेबंद राजधानी। इन सब को मेंटेन करने के लिए, इस सिटी को फोर्टिफाई करने के लिए, या आर्मी बड़ी चाहिए उनको तो उसको मेंटेन करने के लिए ब्यूरोक्रेसी चाहिए, बहुत बड़ी संख्या में जो काम करने वाले अधिकारी हैं वो चाहिए, तो उन सब के लिए बहुत सारा रिसोर्स चाहिए था। तो उन्हें एक ज़रूरत थी एक सिस्टम ऑफ टैक्स कलेक्शन का, तो ये भी उनका था और ये भी उनकी विशेषता थी। ऑल द महाजनपदास हैड अ सिस्टम ऑफ टैक्स कलेक्शंस। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, व्हाट इज धर्मशास्त्रास और धर्मसूत्रास। ये जो सिक्स सेंचुरी बीसी से प्रारंभ होकर के आगे की जो चीज़ें हैं, आगे का जो समय है, उन समय में ब्राह्मणों ने संस्कृत में जो टेक्स्ट की रचना की, उन्हीं टेक्स्ट को हम लोग धर्मसूत्रास और धर्मशास्त्रास कहते हैं। ये जो भी टेक्स्ट थे, ऑल दिस टेक्स्ट लेट डाउन नॉर्म्स फॉर रूलर्स। शासकों के लिए क्या नॉर्म्स होगा, जैसे आज संविधान लिखा हुआ है, शासक क्या करेंगे, क्या अधिकार होगा, क्या कर्तव्य होगा, तो वैसे ही यहाँ भी इस धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र में शासकों के लिए नॉर्म्स था, साथ ही समाज में जो डिफरेंट कैटेगरीज थे उन सब के लिए भी नॉर्म्स लिखा हुआ था। जो शासक होते थे उन्हें इन टेक्स्ट के द्वारा एडवाइस किया जाता था कि वो टैक्स और ट्रिब्यूट कलेक्ट करें कल्टीवेटर से, ट्रेडर्स से, आर्टिजन से, टू इंश्योर दैट दे ऑल शुड गिव द सफिशिएंट मनी टू रन द अफेयर ऑफ द स्टेट। शायद से उन लोगों के द्वारा जो पैस्टरलिस्ट और फॉरेस्ट पीपल थे उनसे भी टैक्स वसूल किया जाता था, लेकिन इसके बारे में क्लियर जानकारी नहीं है। रेडिंग ऑन नेबरिंग स्टेट्स, आसपास के राज्यों में अटैक करना, लूट मार करना, ये भी एक तरीके से लेजिटिमेट मीन्स ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ कहा जाता था। धन संग्रह करने का एक वैध तरीका माना जाता था कि आप शक्तिशाली राजा हैं, आसपास के राज्यों पे उन्होंने लूट मार किया, वहाँ से धन लूट लिया, तो ये कानूनी वैध था, लीगली वैलिड था। लोग मानते थे कि वो शक्तिशाली है, इसलिए उसको लेने का अधिकार है। धीरे धीरे स्टेट में, हर राज्य में एक स्टैंडिंग आर्मी बनने लगी, रेगुलर ब्यूरोक्रेसी हो गया, अधिनायक तंत्र हो गया, कर्मचारियों का एक श्रृंखला हो गया। पहले जो राजा हुआ करते थे
वो स्टैंडिंग आर्मी नहीं रखते थे। अक्सर जो किसान हैं उनमें से ही सैनिक में उन्हें बहाल कर लिया करते थे और युद्ध में शामिल कर दिया करते थे। लेकिन अब सैनिकों को रेगुलर रिक्रूट किया जाने लगा और स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन की जाने लगी। नेक्स्ट पोर्शन आगे बढ़ते हैं 2.2 में। फर्स्ट अमॉन्ग द 16th मगधा। इन 16 महाजनपदों में पहला जो महाजनपद था वो मगध था। 6th सेंचुरी बीसी से 4th सेंचुरी बीसी के बीच मगध, जहां आज प्रेजेंट डे बिहार में है, ये बहुत ही पावरफुल, मोस्ट पावरफुल महाजनपद बनकर उभरा। अब सवाल यहाँ आता है, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई मगधा emerged as the most powerful महाजनपद। बहुत सारे कारण हैं, जो बहुत सारे फैक्टर हैं जिसने मगध को महाजनपद बनने में मदद किया। Magadha emerged as the most powerful Mahajanpadas because Magadha was a region where agriculture was especially productive. कृषि बहुत उपजाऊ थी। कृषि उपजाऊ होने की वजह से मगध साम्राज्य के संचालन के लिए बड़े पैमाने पे टैक्स आता था। ये वो संपन्नता थी जिसकी वजह से मगध साम्राज्य अधिक शक्तिशाली हुआ। दूसरा है आयरन माइंस इस एरिया में अवेलेबल था, जिससे रॉ मटेरियल मिलता था टूल्स एंड वेपन्स बनाने के लिए। इस वजह से भी मगध एक शक्तिशाली महाजनपद और शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभर कर सामने आया। आगे बढ़ते हुए, इस राज्य में एलिफेंट्स भी बड़े पैमाने पे मिलते थे। यहाँ के जो जंगल थे वो उसमें हाथी बड़े पैमाने पे हुआ करते थे और हाथी उस समय की सेना में एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हुआ करता था, हस्ती सेना, गज सेना। तो ये भी इस एरिया में मिलता था। इस फैक्टर ने भी मगध को शक्तिशाली बनाने में योगदान किया। ये जो मगध का साम्राज्य है वो गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास स्थित है। तो गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरीज उसे मगध साम्राज्य को चीप एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन रूट प्रोवाइड करता था। इस मार्ग से होकर बहुत सारा व्यापार भी होता था। इससे भी मगध राज्य को बहुत आय होती थी और मगध राज्य अपनी सेना को एक जगह से दूसरे जगह बहुत आसानी से भेज सकते थे। द पॉलिसीज ऑफ इंडिविजुअल्स, वो जो जितने भी बुद्धिस्ट जैनिस्ट टेक्स्ट हैं उनमें इसकी चर्चा है कि जो इम्पोर्टेंट रूलर्स थे, एम्बिशियस रूलर्स थे, उनकी वजह से जो मगध है वो महाजनपद बन पाया, सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन पाया। उन राजाओं में बिंबिसार, अजातशत्रु एंड महापद्म घननंद की चर्चा है और उनके जो मिनिस्टर्स थे उन लोगों ने मिल करके जो पॉलिसी बनाई, जो उनके लक्ष्य थे, जो उन्होंने महत्वाकांक्षाएं प्रदर्शित की, इसकी वजह से मगध को एक महाजनपद बनने में और सबसे शक्तिशाली जनपद बनने में मदद मिली। आगे बढ़ते हुए देखेंगे, शुरू में जो मगध की राजधानी थी वो राजगहा, जो आज का राजगीर है, बिहार में था। मगध की ये राजधानी थी। बड़े इंटरेस्ट की बात है, बड़े संयोग की बात है कि ये जो नाम है इसका मतलब है हाउस ऑफ द किंग, राजगहा। ये फोर्टिफाइड सेटलमेंट था, एक तरीके से नेचुरली फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स था। इट वाज लोकेटेड अमॉन्ग्स्ट हिल, जिसको जीतना दूसरे राज्यों के लिए थोड़ा कठिन था। इस वजह से ये महाजनपद ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा।
बाद में चल करके 4th सेंचुरी BC में इस राजधानी को शिफ्ट किया गया पाटलिपुत्र, जो आज गंगा के किनारे बसा है, जिसे आप आज पटना के नाम से जानते हैं। यहाँ से भी जो अच्छा कम्युनिकेशन रूट था उसके ऊपर कमांड हो सकता था, इसलिए इस राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र या आज के पटना में शिफ्ट कर दिया गया था। ये सारे फैक्टर उनके शक्तिशाली बनने में मगधा महाजनपद को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनने में अहम भूमिका निभाए थे। ये देखिए राजगृह दिखाया हुआ है, फोर्टिफिकेशन वॉल एट राजगृह, पहाड़ियों के बीच ये था। जहाँ जहाँ पहाड़ों में थोड़ी गैप थी तो उसको वहाँ दीवारें बनाई गई थी और इस तरीके से फोर्टिफिकेशन किया गया था। आगे आइए देखते हैं। एन अर्ली एम्पायर, द ग्रोथ ऑफ मगधा culminated in the emergence of the Mauryan Empire। ये जो मगध महाजनपद के रूप में उभर कर सामने आया, इससे एक बड़ा साम्राज्य का उद्भव हुआ। इसकी परिणति हुई मौर्य साम्राज्य के उदय के रूप में। क्वेश्चन आता है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर? ऑब्वियसली चंद्रगुप्त मौर्य, who founded the empire in c. 321 BCE. He extended control as far northwest as Afghanistan and Balochistan। उस समय मौर्य साम्राज्य में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान से लेकर अशोक ने जिस राज्य को विजय किया था, कलिंगा यानी आज का प्रेजेंट डे उड़ीसा तक का साम्राज्य आप कह सकते हैं, मगध साम्राज्य में शामिल था। नेक्स्ट आपका जो सब हेडिंग है 3.1, फाइंडिंग आउट अबाउट द मौर्यस, है ना। मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी कैसे पाते हैं, कौन कौन सा सोर्स है इसकी जानकारी का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द सोर्सेस टू नो द हिस्ट्री ऑफ द मौर्यन एम्पायर? मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जानने का क्या क्या स्रोत है। जो इतिहासकार हैं वो अक्सर सोर्सेस, जो मौर्यन हिस्ट्री के सोर्सेस हैं, उनको मौर्यन हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हुए उनमें थोड़ा डिफरेंसेस है, उन मतैक्य नहीं है और अलग अलग सोर्सेस को वो इंक्लूड करते हैं इसमें। पहला जो सोर्स है वो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स है, खास करके जो स्कल्पचर्स हैं, अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं, वो बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। दूसरा है कंटेम्प्रोरी वर्क्स, जो समकालीन राइटर्स के द्वारा जो कुछ लिखा गया, जैसे अकाउंट्स ऑफ मेगास्थनीज, जो एक ग्रीक एम्बेसडर था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था, तो उसने जो लिखा है, उनकी लिखी हुई बुक इंडिका एक मेजर सोर्स है इस समय के इतिहास को जानने का। दूसरा जो सोर्स है वो है अर्थशास्त्र, जिसे कौटिल्य ने लिखा था। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का एक मिनिस्टर थे, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी इनका नाम है। इन्होंने ये अर्थशास्त्र लिखा, जो एक बड़ा सोर्स है मौर्यन साम्राज्य के बारे में जानकारी का। इसके अलावा मौर्यन साम्राज्य के बारे में बुद्धिस्ट, जैनिस्ट और पौराणिक लिटरेचर में भी, संस्कृत लिटरेचर एज वेल एज लोकल लिटरेचर्स में भी, पाली इत्यादि में भी बहुत कुछ लिखा है। तो ये भी एक बड़ा सोर्स है मौर्यन एम्पायर के बारे में जानने का। नेक्स्ट है द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका। अशोक ने अपने रॉक एंड पिलर एडिक्ट्स के माध्यम से जो कुछ लिख छोड़ा है, जो कुछ खुदवाया उसने, वो एक बड़ा सोर्स है मौर्यन एम्पायर के बारे में जानकारी का। कम से कम इतना तो वो बताता ही है कि कहाँ से कहाँ तक ये साम्राज्य फैला था और
साम्राज्य की व्यवस्थाएं कैसी थी, किस तरीके की व्यवस्थाओं में परिवर्तन उसने लाया था। ये देखिए, लाइन कैपिटल ऑफ अशोकन पिलर्स है जो सारनाथ से लिया गया है। आज इसको पहचान देने की जरूरत नहीं है, हम सभी जानते हैं ये आज हमारा नेशनल एम्ब्लेम है, अशोकन पिलर। व्हाट वाज अशोकास धम्मा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अशोक का धम्म क्या था। अशोका was the first ruler in the history, हम केवल भारत के इतिहास को ही नहीं कहें, दूसरे देशों के इतिहास में भी उसका नाम पहले पंक्ति में आएगा, जिन्होंने अपने प्रजा के लिए मैसेज को स्टोन सरफेस पे या नेचुरल रॉक सरफेस पे या फिर दूसरे पॉलिश्ड पिलर्स इत्यादि पे खुदवाया कि वो क्या चाहता है, क्या करना चाहता है। He used the inscription to proclaim what he understood to be Ashoka's Dhamma. उसने उसमें लिखवाया कि वो अशोक का धम्म से क्या तात्पर्य रखता है। कुछ लोग अशोका के धम्मा को बुद्ध धर्म से मिलान करते हैं, क्योंकि अशोक ने बाद में बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया था, तो इसलिए लोग कहते हैं कि अशोक का धर्म बुद्ध धर्म था, लेकिन अशोक का धर्म बुद्ध धर्म नहीं था। अशोक को हम पहला सेकुलर रूलर कह सकते हैं। अशोक के समय में भी आज जैसे धार्मिक विविधताएं हैं, अलग अलग धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं, वैसे ही उस समय भी बहुत सारे धर्म के लोग थे। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदुइज्म, फिर उसमें आजीवक संप्रदाय, है ना, बहुत सारे धर्म मान्यताओं वाले लोग थे। तो उन सबको एक साथ लेकर कैसे चला जाए, शायद से इसी के लिए एक ये प्रयास था। और अशोका का धम्मा जो था वो बुद्ध धर्म नहीं था, बुद्धिज्म नहीं था, ये उससे अलग था। इसमें जो मुख्य बातें थी, रेस्पेक्ट टुवार्ड्स एल्डर्स, अपने से बड़ों का सम्मान करें, जेनरसिटी टुवार्ड्स ब्राह्मणास एंड दोज हु रिनाउंस्ड वर्ल्डली लाइफ, ब्राह्मणों के प्रति और या जिन लोगों ने भी इस संसार को त्याग कर, सांसारिक जीवन को त्याग कर रहने का ठान लिया है, उन लोगों के प्रति उदारता, ट्रीटिंग स्लेव्स एंड सर्वेंट्स काइंडली, जो भी हमारे गुलाम हैं या नौकर हैं उनके साथ दयापूर्वक हम व्यवहार करें, और रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन्स एंड ट्रेडिशंस अदर देन वंस ओन, हम अपने धर्म के अलावा जो भी दूसरे धर्म हैं उन सभी धर्मों को सम्मान करें, उन सभी धर्मों का अपने धर्म के जैसा ही सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें। ये अशोका धम्मा था। इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है लोगों को, लेकिन यहाँ मैंने बहुत ही साधारण शब्दों में इन सब को समझाने का प्रयास किया है। मेरा मानना है कि आप अगर मेरे वीडियो को सिलसिलेवार ढंग से देखते हैं तो कहीं और किसी गाइड, किसी और दूसरे बुक में जाने का ज़रूरत नहीं है। आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। आप मोर देन 90% मार्क्स बहुत आसानी से ला सकते हैं। मेरा प्रयास है कि बच्चे इधर उधर भटके नहीं, बच्चे कोई के ऊपर बहुत बड़ा बोझ ना डाला जाए, बहुत ज़्यादा डेविएशन ना दिया जाए। सिंपल और सरल शब्दों में जो कुछ है सीबीएसई के सिलेबस में और एनसीईआरटी बुक में, उसको प्रस्तुत करने का यहाँ एक प्रयास किया है मैंने। शायद ये आपको बहुत जल्दी रिवीजन कराने में मदद करेगा। आप इसके माध्यम से क्विक रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 3.2 जो सब टॉपिक है उसमें से आता है। 3.2 सब टॉपिक है एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर। ये एक बड़े क्वेश्चन के रूप में आता है। राइट इन डिटेल अबाउट द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्य प्रशासन के बारे में विस्तार से लिखें। तो मौर्य प्रशासन में मौर्य शासकों ने शासन की सुविधा के लिए
जो पॉलिटिकल सेंटर्स थे उन्हें 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स में बांट कर रखा था, जैसे कैपिटल सिटी पाटलिपुत्रा और जो प्रोविंशियल सेंटर्स थे तक्षशिला, उज्जैनी, तौसाली एंड स्वर्णगिरी। इन सब की चर्चा अशोकन इंस्क्रिप्शन में है। अशोकन इंस्क्रिप्शन को एनालाइज करने के बाद जो इतिहासकार हैं उन लोगों ने रियलाइज किया कि जो अशोकन साम्राज्य में कुछ एरियाज थे जो साम्राज्य में शामिल थे वो बहुत डाइवर्स थे। कहीं पे हिली टेराइन था जैसे अफगानिस्तान का, तो कोस्टल रीजन जो उड़ीसा का है, यहाँ तक के जो डिफरेंट डाइवर्स टेराइन्स थे वो अशोक साम्राज्य में शामिल थे, मौर्यन साम्राज्य में शामिल थे। इसलिए इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए स्ट्रॉन्ग सेंटर और प्रोविंसेस का जरूरत था। इस वजह से ये जो सेंटर्स थे वो बहुत ही सावधानी से चूज किए गए थे। जैसे तक्षशिला और उज्जैनी दोनों ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट पे लोकेटेड था, जबकि स्वर्णगिरी, वो इसे गोल्डन माउंटेन भी कहते हैं, शायद से आज का जो कर्नाटक में जो गोल्ड माइंस था, उद्देश्य इसका ये रहा होगा कि उस गोल्ड माइन से गोल्ड को कैसे टैपिंग की जाए, कैसे ऑब्टेन किया जाए। कम्युनिकेशन अलोंग बोथ लैंड एंड रिवराइन रूट्स ये वाइटल था साम्राज्य के एग्जिस्टेंस के लिए। जो जर्नी होती थी फ्रॉम द सेंटर टू द प्रोविंसेस, ये महीनों में पहले हुआ करता था, तो कोशिश ये किया गया कि वो कुछ सप्ताह में हो जाए और इसकी व्यवस्था की गई थी। ये मेगास्थनीज ने जो कुछ मेंशन किया है अपनी इंडिका में, उसको देख करके ये स्पष्ट है कि जो आर्मी थी, आर्मी में एक 6 सब कमिटीज थी जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को कंट्रोल करती थी। जैसे वन पोर्शन ऑफ द आर्मी लुक्ड आफ्टर द नेवी, नेवी को की देखभाल करता था। दूसरा जो था वो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की बातों को देखता था। तीसरा वो फुट सोल्जर के लिए रिस्पॉन्सिबल था। चौथा जो विंग था वो हॉर्सेस यानी आप कैवलरी कह सकते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। पांचवा चैरियट को देखता था और छठा एलिफेंट सेना को देखता था। ऐसा जान पड़ता है कि जो सेकेंड सब कमिटी थी, दोज हु वेयर मैनेजिंग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, वो उनका जो अरेंजमेंट था वो वेरिड था, वो बहुत था। उनका जो वर्कलोड होगा शायद से ज़्यादा होगा। उनको क्या क्या करना पड़ता था? अरेंजिंग बुलो कार्ट्स, कैरिंग इक्विपमेंट्स, प्रोक्योरिंग फूड फॉर सोल्जर्स एंड फोडर फॉर एनिमल्स, एंड रिक्रूटिंग सर्वेंट्स एंड आर्टिजन्स टू लुक आफ्टर द सोल्जर्स। ये सारे काम उन्हें करने पड़ते थे। उन्हें बुलो कार्ट को मेंटेन करना होता था, इक्विपमेंट्स की ढुलाई करनी पड़ती थी, फूड प्रोक्योर करना पड़ता था सैनिकों के लिए, और एंड जो पशु होते थे घोड़े और हाथी, उन सब के लिए फोडर प्रोक्योर करना पड़ता था। साथ ही सैनिकों की देखभाल के लिए सर्वेंट्स और आर्टिजन्स को भी उन्हें रिक्रूट करना पड़ता था और मेंटेन करना पड़ता था। इस तरीके से सेकेंड जो सब कमेटी थी उसका दायित्व तो बड़ा था, उसके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अशोक ने ये ट्राई किया अपने धम्मा के प्रोपोगेशन के माध्यम से कि धम्म से कैसे राज्य को कंट्रोल किया जाए। तो ये भी उनके जो प्रशासन की स्ट्रेटजी थी उसका एक अहम हिस्सा है। उनके अनुसार टू इंश्योर द वेल बीइंग ऑफ पीपल, लोगों के भलाई का काम करना, टू इन दिस वर्ल्ड इज बेटर
not only for in this world but for next world also. It is a good deed of the ruler. इसके लिए उन्होंने स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे, जिसे धम्म महामात्य कहा जाता था। इनको उन मैसेज को पढ़ने और लोगों को उन मैसेज की बातों को समझाने का दायित्व दिया गया था। फोर्थ पॉइंट, न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप। इसमें चीफ्स एंड किंग्स की बात देखते हैं जो साउथ इंडिया में थे। इस पोर्शन से क्या क्वेश्चन बनता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द नोशन ऑफ किंगशिप दैट डेवलप्ड इन द पोस्ट मौर्यन पीरियड। पोस्ट मौर्यन पीरियड में जो राजत्व के सिद्धांत का विकास हुआ उसके बारे में डिस्कशन यहाँ करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। बहुत सारे न्यू किंगडम्स एमर्ज किए साउथ में, मुख्य रूप से जो चीफडम के रूप में थे द चोलास, द चेरास एंड पांड्यास। ये तमिल रीजन में थे, आंध्र रीजन में और केरल में। बहुत सारे जो चीफ्स और किंग्स थे इसमें, जिसमें सातवाहन का नाम भी लिया जा सकता है, जो वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के पार्ट्स में रूल करते थे। ये 2nd सेंचुरी BC से 2nd सेंचुरी CE के बीच थे और शक शासक थे जो सेंट्रल एशिया से आए थे। उनका जो ओरिजिन प्लेस था वो सेंट्रल एशिया था, मध्य एशिया था। उन्होंने भी एक किंगडम एस्टेब्लिश किया था नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट में। इन लोगों को भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड से बहुत इनकम होता था, बहुत आय होती थी। अब इनके सोशल ओरिजिन के बारे में तो क्लियर इंडिकेशन नहीं है, लेकिन जैसा कि हम लोग सातवाहन के केस में देखते हैं, सातवाहन शासकों का ओरिजिन क्या था वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, लेकिन यहाँ देखने को मिलता है दे एक्वायर्ड पावर, they attempted to claim social status in diverse variety of ways। वो जब पावर में आए तो उन्होंने अपना स्टेटस को ऊंचा बताने के लिए बहुत सारे कोशिश किए, बहुत तरीके से उन्होंने अपने आप को ऊंचा लोगों के बीच साबित करने का कोशिश किया। जैसे पहला है डिवाइन किंग्स, उन्होंने अपना ओरिजिन, डिवाइन ओरिजिन है उनका, ये क्लेम किया। इसका मतलब है हाई स्टेटस वाज आइडेंटिफाइड विथ वेराइटी ऑफ डेटीज। बहुत सारे देवी देवताओं से मिलान करके उन्होंने अपने आप को बताया, उनके रिलेटिव, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में उन्होंने अपने आप को बताया। ये जो स्ट्रेटेजी थी, अगर इसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहें कि किस तरीके से देवी देवताओं के साथ अपने आप को जोड़ करके वो देखते थे और अपना हाई पोजीशन को इंश्योर करने का कोशिश करते थे, तो कुशानास का जो कॉइन्स है उसको देख करके हम समझ सकते हैं। यहाँ पे कुशान कॉइन दिख रहा है। इसमें एक तरफ राजा की तस्वीर है और इसी कॉइन के दूसरे तरफ उनकी जो डेटी हैं उनकी तस्वीर है, यानी राजा खुद को उस देवी देवता के बराबर मानते थे, बराबर अपने आप को समझते थे। The notion of kingship they wish to project are perhaps best evident in their coins and sculptures। उनके जो coins हैं और उनके जो sculptures हैं उससे हमें ये ज़्यादा स्पष्ट दिखता है। अब आइए दूसरा तस्वीर देखते हैं, किस तरीके से राजा अपने आप को बहुत हाई स्टेटस वाले दिखाने का कोशिश करते थे। ये एक सैंडस्टोन स्कल्पचर है कुशान किंग का। इसको देख करके भी हम समझ सकते हैं कि राजा अपने आप को
बहुत ऊंची पदवी वाला दिखाने का प्रयास करते होंगे। ऑफ कोर्स ये जो मूर्ति है किसी राजा ने ही बनवाया होगा अपने लिए, अपने आप को प्रजा के बीच प्रोजेक्ट करने के लिए। ये एक कोलोसल स्टैच्यू है कुषाण रूलर का, जो मैट जो मथुरा के नज़दीक है वहाँ की एक श्राइन से मिला है। इसी तरीके का एक सिमिलर जो स्टैच्यू है वो अफगानिस्तान से भी मिला है। अफगानिस्तान की भी एक श्राइन में इसी तरीके का एक स्टैच्यू मिला है। कुछ इतिहासकार इससे समझते हैं कि शायद से वो इस चीज़ को इंडिकेट करना चाहते होंगे कि कुषाणाज कंसिडर्ड देमसेल्फ गॉड लाइक, वो अपने आप को ईश्वर के समान समझते थे। बहुत सारे कुषाण शासकों ने अपना टाइटल ईश्वर से रिलेटेड रखा, जैसे देवपुत्र और सन ऑफ गॉड। इसको देख करके ऐसा लगता है कि शायद से वो चाइनीज रूलर से प्रभावित हो गए, जो अपने आप को सन ऑफ हेवन कहते थे। 4th सेंचुरी तक आते आते बड़े राज्य जो थे, जैसे गुप्ता साम्राज्य था, उसमें बहुत सारे जो डिपेंडेंट सामंताज थे, जो उनके रिसोर्सेस को मेंटेन करते थे, उनकी संख्या बढ़ने लगी थी। शायद से उनको कंट्रोल करने के लिए, उनके राज्य और उनके लैंड को कंट्रोल करने के लिए इन सामंताज को अधिकार दिया गया था। ये सामंत लोग होमेज ऑफर करते थे और मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करते थे राजा को। इसके बदले में राजा ने चूंकि उन्हें रिसोर्सेज दिया था, लैंड दिया था, तो उससे वो मिलिट्री मेंटेन करते थे और राजा को ट्रिब्यूट भी दिया करते थे, उपहार भी दिया करते थे। जो पावरफुल सामंताज थे, अब यहाँ देखिए राजत्व के सिद्धांत के किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। जो शक्तिशाली सामंत थे वो राजा भी बन सकते थे, लेकिन वाइस वर्सा भी था कि जो वीक रूलर थे वो फिर सबड्यू हो जाते थे, सबऑर्डिनेट बन जाते थे और एक तरीके से सामंताज बन जाते थे। गुप्ता पीरियड का जो हिस्ट्री है उसको हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं लिटरेचर, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, इन सबों से। उसी सब में इंस्क्रिप्शंस में प्रशस्ति आती है। प्रशस्ति जो विशेष राजा की प्रशंसा में उनके दरबारी कवि के द्वारा तैयार किया गया था, जिसे निर्मित किया गया था, जैसे प्रयाग प्रशस्ति। जो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, उन्होंने इस प्रयाग प्रशस्ति को, इसको हम लोग इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, संस्कृत में समुद्रगुप्त के बारे में इसमें लिखाया है। तो उनको यहाँ प्रोजेक्ट किया गया है मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी के रूप में। तो ये प्रशस्ति भी ये दिखाती है कि राजा अपने आप को प्रभावशाली और शक्तिशाली दिखाने का कोशिश करते थे। दैट्स ऑल, आज के लिए बस इतना ही। दूसरा अगले दिन हम लोग देखेंगे इसके आगे की बात। 0.5